नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। इससे एक और जहां लागत बढ़ रही है, दूसरी ओर खेत की जो मिट्टी है वो बंजर की ओर बढ़ रही है। इसलिए आवश्यक है हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण कराएं। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, इससे क्या लाभ है, क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई बरतें, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कृषि विशेषज्ञ मिट्टी परीक्षण डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है। जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी हमारा जीवन का आधारभूत इकाई है। इसमें क्या होता है कि जब मिट्टी का हम जांच कराते हैं तो हमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इनकी अधिकता और कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि फसलों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में हमको मालूम चलता है। अगर इसमें क्या है, अलग अलग गुण होते हैं मृदा के, जैसे कि एक पीएच होता है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पीएच हमारे क्या करता है, पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी को बताता है। अगर पीएच हमारा उदासीन है तो उसमें हमारा क्या होगा कि जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पीएच 7 से कम होता है तो हमारा मिट्टी अम्लीय हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है, उसमें हमारा क्या होता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है। और साथ में क्या होता है कि मृदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा है, तो उसको सुधारने के लिए, क्योंकि हम अधिक उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उर्वरकों का प्रयोग हमें अगर पता चल जाएगा कि पोषक तत्वों की कितनी ज़रूरी है तो उस मात्रा में देंगे तो हमारा उत्पादन भी अच्छा रहेगा, साथ में मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये सब जानकारी को देखते हुए, ये फायदाओं को देखते हुए मृदा परीक्षण कराना चाहिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। कितने फायदे हैं, डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया ना, तो आपको ये पता चलेगा कौन कौन से उर्वरक अर्थात रासायनिक खाद या देसी खाद या जैविक खाद डालना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपकी फसल के लिए, चाहे वो गेहूँ हो, चना हो, धान हो या फिर सोयाबीन हो, जो अनेक फसल या सब्जियां हों, तो उसी के अनुपात में आपको खाद डालने की अनुशंसा मिलती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मृदा परीक्षण में और कौन कौन से लाभ हैं? मृदा परीक्षण कराने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, और हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा तो फसलों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम संतुलित मात्रा में उर्वरक देते हैं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण जब करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में देना है, तो हम उतनी ही मात्रा में देते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि जो भूमि का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, उसकी उर्वरक शक्ति अच्छी रहती है, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता है, साथ में हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये हमें फायदा है किसानों की, और लागत भी कम होती है किसानों की। तो किसान भाइयों, फायदा ही फायदा है। हमारे किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराने से फायदा ही फायदा है। डॉक्टर साहब, ये कब कराना चाहिए? मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए जब जैसे कि गर्मियों में हमारा खेत खाली हो जाता है, तो जैसे ही हमारे रबी फसल की कटाई हो जाती है तो इसके बाद खेत खाली होने के बाद हम मिट्टी का परीक्षण मई जून में करा सकते हैं। इसका सैंपल लेते हैं, और जैसे कि हमारा फिर हम खरीफ की फसल लगाते हैं तो हमारा सितंबर अक्टूबर में खेत खाली होता है तो हम लगाते हैं। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि बिजाई के 1 महीना पहले हम मिट्टी का सैंपल ले लें, तो हम उसको, ताकि हम बुआई के पहले हमारी रिपोर्ट आ जाए, ताकि हम उसी हिसाब से उर्वरकों का उपयोग कर सकें। जी, तो किसान भाइयों, आपकी जो मुख्य फसल है उसकी कटाई के बाद आप उसको सैंपल लें या फिर बुवाई के पहले, तो इससे जो है कि जांच में एक आसानी होगी और आपको ये भी पता चलेगा। हम आगे बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से जानेंगे, जैसे कैसे मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए, कैसे उसको खोदना चाहिए अपने खेत में जाके। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से लाभ हैं, और जैसे कैसे करना चाहिए, उसको तरीका क्या है? क्या है कि मिट्टी का पहले हमें सैंपल लेना होता है, फिर लैब में पहुंचाना होता है। तो सैंपल लेते समय हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया और हमारा तगाड़ी हो गया।
या हमारा जो बर्मा होता है उससे भी हम 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी फसलों की जड़ें हैं वो 15 सेंटीमीटर तक जाती हैं, इसलिए हम 15 सेंटीमीटर तक लेते हैं। जैसे 1 एकड़ का खेत है उसमें से हम 10 से 15 जगह से सैंपल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का जो भी अक्षर होता है उसका शेप बना के हम मिट्टी का सैंपल लेते हैं और ये हम जिग जैग पैटर्न में लेते हैं। और सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जितना अच्छी तरीके से हम सैंपल लेंगे हमारा जांच भी उतना अच्छा आएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बोरी लेते हैं, उसको साफ सुथरा हो, वो केमिकल फ्री हो, किसी भी प्रकार का उसमें रासायनिक उर्वरक उपयोग ना किया गया हो, उसको जो लेके तो हमारा बहुत सारा मिट्टी कलेक्ट हो जाता है जब हम 10 जगह से लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं पहले, फिर बराबर चार भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आमने सामने का हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और तिरछे साइड का सैंपल ले लेते हैं। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि हमारा आधा केजी सैंपल ना रह जाए, क्योंकि हम मिट्टी परीक्षण के लिए आधा केजी सैंपल ही भिजवाते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि इसके बाद हम उसमें एक पर्चा डालते हैं, उसमें किसान का नाम रहता है, उसका सर्वे नंबर रहता है और उसमें कौन सी फसल बोई गई थी, कौन से खाद डाले गए थे, आगे कौन सी फसल बोएंगे हम, तो ये सब जानकारी देते हैं। एक पर्चा बाहर थैली में लगाते हैं, एक थैली के अंदर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें मतलब, और एक किसान अपने पास पर्चा रखता है ताकि उसको पता रहे कि हमारा सैंपल अगर लेट है तो हम पता कर सके कि कहाँ है, क्योंकि हमें समय से बुआई के पहले उर्वरक की उचित मात्रा पता हो जाना चाहिए। तो ये सब करते हुए हम सॉइल का सैंपल कलेक्ट करके हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हम लैब में भेज देते हैं। और किसानों को हमारे मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे मिट्टी परीक्षण लैब है, उनको फ्री में सॉइल टेस्टिंग होता है। तो किसान भाई ग्राम सेवक के द्वारा मिट्टी का सैंपल भिजवाएंगे, उनका फ्री में टेस्टिंग होगा। डॉक्टर साहब, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए? हमें मिट्टी का सैंपल लेते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी है, जैसे कि मेड़ के पास से हमें मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है, और जो हमारा पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ से नहीं लेना है, जहाँ पे हमने गोबर की खाद डाली है या हमने कंपोस्ट डाली है वहाँ से नहीं लेना है। और साथ ही जब सैंपल लेते हैं तो ऊपर जो हमारा फसल अवशेष होता है उसको हटा देना है। उसमें क्या होता है, कुछ पेड़ों की जड़ें भी आ जाती हैं, उनको हटा देना है, कंकड़ पत्थर उन्हें हटा देना है। ये सभी सावधानियां रखते हुए मतलब ऐसा सैंपल लेना है कि हमें पूरे खेत को मतलब रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ये सब सावधानी रखते हैं। इसके बाद जो पन्नी उसमें यूज करेंगे या थैली यूज करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होना चाहिए, और जो उपकरण यूज करेंगे उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो लोहे की अधिकता हो जाती है। ये हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाइयों को अधिकांश खेतों पे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, या मेड़ के पास भी वो अगर सैंपल लेना चाहें तो इसमें क्या ध्यान रखें? जो हमारा 1 मीटर होता है, 1 मीटर मेड़ से हम हटा के लेंगे, क्योंकि मेड़ के पास हमारा घास फूस ज़्यादा रहता है, और हम मेड़ के पास ले लेंगे तो हमारा पूरे खेत में पोषक तत्वों का जो स्तर है वो पता नहीं चल पाएगा। तो हमें ऐसा लेना है कि पूरे खेत को पोषक तत्वों की जो स्थिति है उसकी जानकारी हमें अच्छे से प्राप्त हो पाए। ये सब सावधानियां रखेंगे तो हमारा अच्छा सैंपल तैयार होगा। तो किसान भाइयों, जब आप मिट्टी के नमूने इकट्ठा करें तो वहाँ सावधानी जरूर बरतें। मेड़ से लगभग 1 या 2 फुट खेत के अंदर से आप सैंपल लें, है ना, गड्ढा बी आकार का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गड्ढा खोदें बी आकार का, और फिर एक खुरपी से धीरे धीरे उसकी जो दीवार जैसी है वो खुरचे उसको फिर इकट्ठा करें। लगभग जैसे आपका 5 एकड़ खेत है तो जगह जगह से ले लें, थोड़ी थोड़ी दूर से, थोड़ी थोड़ी दूर से, और उसको एक डॉक्टर साहब ने अभी ये बताया है कि उसको एक साफ बोरी पे इकट्ठा करें, उसको 4 भागों में अलग अलग विभाजित कर दें, फिर आमने सामने से फिर 4 भाग करें। ऐसे तब तक करते रहें जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी ना बचे, उसी को सैंपल के लिए भेजें। उस सैंपल को कहाँ मतलब कार में इकट्ठा करें, कोई थैली हो या कोई वस्त्र हो? दिनेश जी, आपने क्वेश्चन पूछा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा या तो पॉलीथीन की थैली हो या कपड़े की थैली हमारी सबसे अच्छी रहती है। उसमें हम क्या करते हैं कि कपड़े की थैली में अंदर, जैसा कि बताया था पहले मैंने, कि पर्ची उसमें एक डाल देते हैं, सारा किसान का पूरा डिटेल रहता है, एक बाहर उसमें लगा देते हैं, एक अपने पास रखते हैं। ये कपड़े की थैली में लेके हमारा कृषि विस्तार अधिकारी होता है उनके पास दे के, और वो हमारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में दे देंगे। तो उसमें क्या है कि हमें 12 पोषक तत्वों का क्या होता है कि उसमें जांच होती है। तो उसमें से सबसे पहले आता है पीएच होता है, विद्युत चालकता होती है, जीवांश पदार्थ होता है। तो जो पीएच होता है वो हमारा न्यूट्रिएंट की मतलब अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो अगर पीएच हमारा उदासीन है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा रहती है। लेकिन जो विद्युत चालकता है उसकी जाँच से हमें ये पता चलता है कि उसमें साल्ट कितना है हमारी सॉइल में, क्योंकि अगर साल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे रूट जो हैं
वो हमारे जड़ें हैं वो सिकुड़ जाएंगी और प्लांट धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। और अगर हमारे जीवांश में, अगर हमारे सॉइल में जीवांश की कमी है तो क्या होगा कि उसमें हमारा जल धारण क्षमता है, भुरभुरापन है या पोषक तत्वों को रोक के रखने की क्षमता ये कम हो जाती है। लेकिन अगर हमें जांच में हमारा ये आया कि वो मध्यम है उसमें, तो या हमारा उच्च क्वालिटी का उसमें जीवाश्म है, तो क्या करेगा, पोषक तत्वों को अच्छे से वो क्या करेगा, पकड़ के रखेगा हमारे जड़ों के क्षेत्र में। तो क्या होगा, पौधों को, फसलों को अच्छे से पोषक तत्व मिलेगा। साथ ही क्या करेगा कि वो जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है और उसको भुरभुरा भी बनाता है, ताकि उसमें जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो हमारा फसलों का विकास अच्छे से होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा हमारा। किसान भाइयों, हम आगे और चर्चा करेंगे कि कैसे किसान भाइयों को नमूने इकट्ठे करने के बाद कहाँ जमा करें, फिर ये पीएच मान क्या होता है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया विद्युत चालकता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। पर पहले अभी वक्त है छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किसानों को मिट्टी परीक्षण क्यों और कैसे कराना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पटेल जी। पटेल, एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हमें अभी ये बताया कि क्यों आवश्यक है, क्या लाभ है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें मिट्टी में पीएच मान होता है, विद्युत चालकता होती है। तो ये पीएच मान क्या है, इसका क्या काम है, तो इसका पता किसानों को कैसे चलेगा? सही कहा दिनेश जी। पीएच जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसका एक स्केल होता है, इसमें क्या होता है, जो सेवन होता है वो उदासीन होता है। इस मान पे हमारा क्या है, पोषक तत्वों की सर्वाधिक ज़्यादा में उपलब्धता होती है। और अगर 7 से हमारा कम हो जाता है, जब 7 से कम हो जाता है तो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो उसका स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। उसके लिए चूना से हम उसको 7 पे हम क्या है कि 7 पे ला सकते हैं। और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो उसको सुधारने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करके उसको सुधार लेंगे। तो पीएच हमारा क्या करेगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बताता है। अगर पीएच 7 है तो हमारा अच्छा है, अगर नहीं है तो हम चूना से या जिप्सम से उसको 7 ला लेंगे। और हमारा क्या है कि उपलब्धता अच्छा रहेगा तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट, उपज अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, किसानों के मन में कभी कभी ये जिज्ञासा होती है कि भैया हम कहाँ जांच करवाएं। अगर हम मोबाइल पे देख लें कि हर स्थानीय कौन सा जांच केंद्र है, तो इसकी जानकारी क्या मिल सकती है? मध्य प्रदेश शासन ने 1 साल पहले जो ब्लॉकों में लैब थी उनको चालू कर दिया है। इसमें किसानों के फ्री टेस्ट होता है, मृदा का जांच होता है। इसके लिए जो हमारे ग्राम सेवक होते हैं, कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, वो गांव-गांव जाते हैं और मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करते हैं और वो लाके लैब में देते हैं। या किसान अगर नहीं जा पाते हैं तो उनका नंबर लेके अगर आप फ़ोन करोगे कि हमें मिट्टी का जांच लेना है, आप सैंपल लेके, तो आपके वो घर से ले जाएंगे, आपके खेत से ले जाएंगे। अगर तो वहाँ वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप जाके हर ब्लॉक में मंडी जो होता है जहाँ पे हम अपना अनाज बेचते हैं, वहाँ पे सभी लैबें उसी परिसर में बनी हुई हैं, ताकि किसानों को कहीं और ना जाएं, अपना अनाज बेचें और वहीं पे मिट्टी परीक्षण करवाएं। तो वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट अपना किसान जाके अपना मिट्टी नमूना दे सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लगेगा। वो किसानों को इसके बाद उसका कास्ट मोबाइल में भी भेज दिया जाएगा और अपना वो कार्ड प्राप्त भी कर सकता है ग्राम सेवक के द्वारा। और अगर इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा कृषि
विश्वविद्यालय है, उसमें जाके भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ भी मिट्टी का परीक्षण होता है निःशुल्क किसानों के लिए। तो किसान भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो कृषि उपज मंडी है ना, जहाँ आपके गेहूँ सोयाबीन धान बेचने जाते हैं, वहाँ भी प्रयोगशाला होती है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर हर ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग का एक ऑफिस होता है, ब्लॉक ऑफिस, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके पास में कोई कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में होते ही हैं लगभग, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। या कृषि विश्वविद्यालय हो या एग्रीकल्चर कोई कॉलेज हो, वहाँ भी डॉक्टर साहब सुविधा रहती है। हाँ, हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं जैसे कि सीहोर में है, पन्ना में है, टीकमगढ़ में है, इनमें भी जाके हम अपना मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं। और कृषि विज्ञान साथ में है। जैसा कि अभी सबसे हमारा ब्लॉक में ये लैब 1 साल पहले चालू हो गई है, पूरी तरह से चालू है। उनमें जाके संपर्क करेंगे तो अच्छे से सैंपल हमारा एनालिसिस होगा, हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, जरूर निश्चित तौर से आप मिट्टी कलेक्शन करें। और हम तो ये कहते हैं तुम तो जिन्होंने नहीं किया वो शुरुआत कर दें। डॉक्टर साहब जैसे संतुलित आपने खादों के उर्वरक के बारे में बताया और पीएच मान के बारे में बताया, अभी आप विद्युत चालकता बता रहे थे, ये क्या होता है? ये विद्युत चालकता एक दूसरा गुण होता है मिट्टी का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ये मिट्टी के हमें पोषक फसलों के लिए जरूरी तो होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये दूसरे पोषक तत्वों को रोक देते हैं, उनको नहीं प्लांट को लेने देते हैं। तो अगर ये सही मात्रा में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे लवण ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हमारे क्या करता है, जड़ों को रोक देते हैं और प्लांट का जो हमारा वृद्धि है, विकास है, वो अच्छी तरीके से नहीं आता है, हमारा उत्पादन घट जाता है। तो इसको सुधारने के लिए हम गोबर की खाद है ये अगर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट है और हमारा हरी खाद अगर लगाते हैं तो उसको सुधारा जा सकता है। और साथ में ये हमारा इस जाँच से हमें पता चलेगा, जैसा कि आपने बताया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसकी दवा देता है जो हमें बीमारी है। जैसे जब मृदा का जांच करते हैं तो हमें उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है। तो हमारा अगर विद्युत चालकता ज़्यादा है तो उसका हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो टेस्ट मिट्टी परीक्षण होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। और साथ में जीवांश बताया था मैंने आपको कि मिट्टी में अगर 0.25 से कम है तो हमारा मतलब निम्न क्वालिटी का उसमें क्या है जीवांश में। अगर हमारा 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में है तो ये मध्यम क्वालिटी का है। अगर 0.75 से ज़्यादा है तो उच्च क्वालिटी का है। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की सॉइल है उसमें जीवांश की मात्रा कम है, तो जीवांश की मात्रा अगर हमारा रहेगा तो मैंने पहले भी बताया आपको कि क्या करता है, पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है ताकि वो बरसात में बह ना जाएं और वो नीचे ना चले जाएं, क्योंकि हमारी रूट ज़्यादा गहराई पे नहीं जाती है। हमारी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की ही गहराई रहती हैं, तो उसमें पकड़ के रखता है। साथ में हमारा पानी का स्तर भी बना के रखता है जीवांश में। डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित आपसे जानकारी लेकर हमारे किसान भाई निश्चित तौर से मिट्टी परीक्षण कराएंगे और उसका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। जी। 1 जून से शुरू हुए खेत बचाओ अभियान में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार करने तथा प्रत्येक गांव में जिम्मेदार अधिकारियों और वैज्ञानिकों की तैनाती सुनिश्चित कर अन्नदाताओं की मदद की जाएगी। अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिनी सीड किट, दलहन तिलहन मिशन और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल खेतों की सुरक्षा होगी बल्कि किसानों की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता भी मजबूत होगी। पूर्व में चलाए गए कृषि जनजागरण अभियानों की तरह खेत बचाओ अभियान भी कृषि सुधार और जन जागरूकता का सफल अध्याय साबित होगा। अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन मैं यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ सबको, अंधाधुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसके प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। एक ऐसा ऐप आया है कि अपन खेत में चलेंगे तो मिट्टी में तत्व बता देगा। अभी बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है।
ताकि धीरे धीरे अपन को ही पता चल जाए। लेकिन तब तक मिट्टी का परीक्षण भी विधिवत अपन करवाएंगे, ताकि आगे मुझे देखो खेती बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज्यादा हो, मुनाफा बढ़े, ऐसी खेती करवानी है। क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है, तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो, और यहाँ भी सब किसानों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे। अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। ब्रिक्स देशों का कृषि घोषणा पत्र हुआ जारी, अन्नदाताओं का सम्मान बढ़ाने सरकार प्रतिबद्ध, कृषि को जोड़ें मूल्य संवर्धन अर्थव्यवस्था से, दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र और बाजरा पौष्टिक फसल। और खबरें विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास वैश्विक कृषि भूमि का करीब 42% हिस्सा है और विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में भी लगभग 42% योगदान इन्हीं देशों का है। इसलिए इनकी सामूहिक आवाज वैश्विक मंच पर एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि व्यापक विचार विमर्श के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र तैयार हुआ उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इंदौर में अपनाए जाने के कारण इसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर किसान कल्याण के निर्णयों के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में कृषकों के कल्याण के कार्य निरंतर होंगे। अन्नदाता को सम्मान के साथ उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल ने गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश की उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए किसानों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश ने समर्थन मूल्य पर 13.42 लाख किसानों से 104.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। किसान संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। उपार्जन की दृष्टि से पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल के साथ ही 40 रुपये बोनस राशि मिलाकर किसान को प्रति क्विंटल 2625 रुपये प्रति क्विंटल के भुगतान की व्यवस्था करवाई गई। किसानों को 27,196.48 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादक आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल ने कहा है कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सफलता केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, वैज्ञानिक भंडारण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन तथा अन्य संबद्ध विभाग समन्वित एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक जिले की भौगोलिक, जलवायु एवं बाजार आधारित विशेषताओं के अनुरूप दीर्घकालिक कृषि विकास रणनीति तैयार करें। भोपाल में आयोजित भोपाल एवं नर्मदापुरम संभागों की रबी वर्ष 2025-2026 की समीक्षा एवं खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।
दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र धान के लिए मचाई युक्त खेत तैयार करना काफ़ी मेहनत वाला काम है। जितना अच्छा खेत तैयार होगा उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। यही कारण है किसान भाई खेत तैयार करने में काफ़ी परिश्रम करते हैं। श्रम और समय बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने दांतेदार पहिया युक्त मचाई यंत्र विकसित किया है। धान उत्पादक किसानों के लिए यह उपयोगी यंत्र पशु चलित है और मिट्टी के ढेले तोड़कर महीन कर देता है। इससे यंत्रीकृत धान प्रतिरोपण के लिए समान मचाई युक्त खेत तैयार करना आसान हो जाता है। यह उपकरण मिट्टी के उच्च मशीनी छितराव के साथ उथली मचाई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र में लोहे की चादर का पाटा, मुख्य ढांचा, यंत्र खिंचाव प्रणाली, प्रचालय सीट, एंगल युक्त बेलनाकार पहिया लगाया गया है। इस यंत्र से धान उत्पादक किसानों का श्रम व समय दोनों बचता है। बाजरा पौष्टिक फसल। बाजरा एक पौष्टिक तथा सूखा सहनशील फसल है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है। खेत की तैयारी अन्य खरीफ फसलों की तरह ही करें। इसकी बुवाई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक होता है। मध्य प्रदेश के लिए बाजरा की उपयुक्त जातियां JBH 1, JBH 2 तथा JBV 2, JBV 3 तथा JBV 4 आदि हैं। बीज का उपचार एप्रॉन 35 MD की 6 ग्राम प्रति किलो बीज का करना चाहिए। 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौध से पौध 10 सेंटीमीटर तथा बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालना उचित होता है। समय पर पौधों की छटाई करने से स्वस्थ पौधे मिलते हैं। इसमें नत्रजन 60 किलो, स्फुर 80 किलो तथा पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने आपको जानकारी दी कि हमारे किसान भाइयों को समय पे मृदा अर्थात मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। इससे अनेक बातों का लाभ है। जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है। साथ में मिट्टी में pH मान कम तो नहीं है, कौन सी फसल बोना चाहिए और भूमि का स्वास्थ्य जो है ना, मिट्टी का स्वास्थ्य वो भी सुधरेगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।